प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 806 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं जो 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है। और इस प्रश्न पत्र के पहले हमने 801, 802, 803, 804, 805, 806 तक के 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो करवा दिए हैं। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब वो होता है जो आप किसी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल लिसनिंग नहीं होता है, रीडिंग नहीं होता है आपका, क्योंकि लिसनिंग आप खुद सुन रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। रीडिंग आप खुद कर रहे हो अपने लिए, तो दोनों ही ये नहीं होंगे। स्पीकिंग जो है आप करते हो तो दूसरे सुनते हैं, तो इसे ही हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, ठीक है, इसे ही प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, स्पीकिंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को हम प्रोडक्टिव, अगर स्पीकिंग के अलावा दूसरा जो प्रोडक्टिव स्किल है वो होता है राइटिंग, ठीक है, राइटिंग जो है वो भी आपका प्रोडक्टिव स्किल है। या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव की जगह इसको एक्टिव भी कभी कभी ऑप्शन में देगा, एक्टिव, ठीक है, तो एक्टिव स्किल है ये। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रोडक्टिव भी है और एक्टिव भी है। तो क्वेश्चन आपको किस तरह से घुमा के पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है हाउ मैनी डिप्थोंग्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कितने डिप्थोंग्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो टोटल जो है वो 8 डिप्थोंग्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, 8 डिप्थोंग्स होते हैं। कभी कभी आपको एग्जामिनर 8 की जगह 9 ऑप्शन देगा, लेकिन उस समय 8 नहीं होगा। अगर 8 नहीं है तो 9 पे टिक करोगे, अगर 9 है तो 8 देगा ही नहीं। अगर 8 दिया है तो बेस्ट एंड गुड है, आपका 8 नंबर जो है सही हो जाएगा, यानी कि डिप्थोंग्स जो है वो 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नॉन एज। तो जब हम साउंड ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स एक टर्म होती है जो डिफाइन करती है कि हम स्टडी करते हैं साउंड ऑफ स्पीच की। तो फोनेटिक्स यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम फॉर्म ऑफ मंकी। मंकी का इसको बहुवचन बताना है, मंकी का बहुवचन क्या होगा। तो आप में से सभी को अच्छी तरीके से पता होगा आई थिंक कि मंकी का बहुवचन क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं इसका सही आंसर। फिर भी मैं जो बच्चे कमेंट करना चाहें वो बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर भी मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। इसका जो मंकी का होगा वो मंकीज होगा, KEYS। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा क्या गया है आपसे, ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अदर वर्ड इज एन। वो क्या कहलाएगा। एक वर्ड जो यूज होता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले, और वो जो वर्ड है वो रिलेशनशिप बताता है दूसरे वर्ड के साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगने वाला। तो यहाँ पहले लगने का मतलब होता है प्री, और पोजीशन मतलब होता है जगह। पहले लगने वाली जगह जो है, आगे लगने वाली जगह, जिसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे देखिए, विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई द मिक्सिंग ऑफ टू प्योर वॉवेल साउंड्स। अगर हम दो प्योर वॉवेल साउंड्स को मिक्स करते हैं, दो प्योर वॉवेल साउंड्स को मिक्स करते हैं, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, ये पूछा गया है। दो प्योर वॉवेल साउंड को अगर हम मिक्स करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो साउंड निकलता है, उसको कहा जाता है डिप्थोंग्स। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ पैराडोन। पैराडोन मतलब माफ़ी होता है, क्षमा होता है। तो फॉरगिव का मतलब भी क्षमा होता है, एक्सक्यूज मी क्षमा कीजिए ये भी वही होता है, ओवरलुक भी क्षमा होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें। यहाँ पे पूछा गया है लिसनिंग एंड रीडिंग आर कैटेगराइज एज।
तो लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग यानी सुनना और रीडिंग मतलब पढ़ना, दोनों ही आप प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं है ये आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। जो अपने लिए की जाती है उसे हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, जो है वो आंसर हो जाएगा रिसेप्टिव। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल जो है ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप रिसीव कर रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हो कि इस रिसेप्टिव स्किल का दूसरा नाम जो है ना, कभी कभी रिसेप्टिव ना देके बोलेगा पेसिव, पेसिव। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एक्टिव स्किल, इसी तरह से पेसिव स्किल भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए ये पूछा गया विच टाइप ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर का दूसरा अन्य नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम फॉर्मल ग्रामर को जो है हम थ्योरेटिकल ग्रामर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल। अब यहाँ पे खाली स्थान आपको भरना है। तो फ्रॉग जो है जंप किया कहाँ पर, कुएं में। तो कुएं में इन आएगा, इनटू आएगा, फोर आएगा, अक्रॉस आएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप जो है थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे, आलसी बन जाएंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप जो है इसका क्या आंसर सही बता पाते हैं। मुझे पता चल जाएगा, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं ऑटोमेटिकली उस पर लाइक का ऑप्शन दे दूंगा, वो लाइक हो जाएगा अगर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर आपका ऑप्शन सही नहीं होगा तो उस पर कोई लाइक नहीं बनेगी, ऑटोमेटिकली आपके कमेंट पर लाइक ऑप्शन जरूर जाएगा। ठीक है, मैं लाइक कर दूंगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी ऑप्शन सही होगा उसको मैं लाइक दे दूंगा। ठीक है, लाइक कर दूंगा कमेंट को, तो उसको ही पता चल जाएगा कि उसका ऑप्शन सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है जॉय, हार्ट रेट एंड ग्रिफ आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नाउन। ये खुशी है ना, खुशी जो महसूस होती है वो किस टाइप का नाउन होता है, जो एक्सप्रेस करते हैं हम। तो जो फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग होती है, क्वालिटी होती है। अगर अगर आपका यहाँ पे क्या है, जॉय मतलब खुशी होती है। खुशी क्या है, एक फीलिंग है। ठीक है ना, हार्ट रेट भी एक फीलिंग है, ग्रिप भी एक फीलिंग है। तो जब भी फीलिंग की बात हो, मतलब आपका फीलिंग का मतलब क्या हो जाता है, फीलिंग का मतलब हो जाता है कि जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो जो आप फील करते हैं, जो भी आप फील करेंगे, फीलिंग जो होगा आपका, ठीक है, जो भी आप फील करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज जो आपकी क्वालिटी होगी, जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपकी कोई क्वालिटी है या कोई आपकी फीलिंग है, ओ सॉरी, फीलिंग आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी, ये तो मिट भी नहीं रहा है। ये रॉन्ग स्पेलिंग हो गई है। फीलिंग मतलब वो, ये फील मतलब फील भरना है, यहाँ पे खाली स्थान भरते हैं ना उसको, फीलिंग आपका ये होता है, फीलिंग। ठीक है, तो फीलिंग मतलब होता है आपका जो महसूस करते हैं। ठीक है, फीलिंग बोलते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं या क्वालिटीज़ बोलते हैं। तो जो आप महसूस करते हैं या गुण, गुण या महसूस करना। ठीक है, एक तो गुण हो सकता है आपका, या फिर आप जो महसूस करते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं या आपका कोई गुण है, वो सारे के सारे किस नाउन में आते हैं, वो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे विच मैथड इज प्राइमरीली यूज टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। आपको प्रोनाउंसिएशन अगर इम्प्रूव करनी है तो आप कौन सा मेथड जो है यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेंगे। तो सबसे बेस्ट होता है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड से ही हमारा प्रोनाउंसिएशन बनता है। और अभी अभी मैंने बात करी थी, साउंड से रिलेटेड जो हमारा काम होता है वो फोनेटिक्स मेथड में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया था फोनेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे डिफाइन सुफिक्स, प्रोवाइड एटलीस्ट टू एग्जाम्पल। सुफिक्स क्या होते हैं ये आपको बताना है और इसका एक एग्जाम्पल ही बताना है। सुफिक्स क्या होता है, एक लेटर होता है या ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है जो कि एंड में लगता है किसी वर्ड के, और वो उसका मीनिंग बदल देता है। ठीक है, किसी वर्ड के एंड में कोई
वर्ड लग कोई भी आपका जो है लेटर लगे या ग्रुप ऑफ लेटर लग जाए और जो है उसकी मीनिंग को बदल दे, उसे ही सुफिक्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर इसका डेफिनेशन लिखूं तो हम बोल सकते हैं ए सुफिक्स इज ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर, इस तरह से लिख सकते हैं, एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। ठीक है, और फंक्शन कुछ भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि आपके पास, मेरे पास, मैं इसमें कहीं पे फुल ऐड कर दूं, किसी चीज़ के पीछे फुल ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिकली उसका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं फुल ऐड करना चाहूं तो मैं बोलता हूं हेल्प के पीछे फुल कर दो। एक हेल्प वर्ड है और इसमें आप फुल कर दोगे तो हेल्प फुल हो जाएगा। ठीक है, लाभकारी, ठीक है, सहायक, और हेल्प मतलब केवल सहायता होता। इसी तरह से अगर मैं क्विक की बात करूं तो क्विक मतलब ये वाला क्विक, QUICK। ठीक है, अभी मैं क्विक की बात करूं तो इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूं, एक वर्ड यूज, एक लेटर यूज करूं या ग्रुप ऑफ लेटर यूज करूं तो क्विक की जगह मैं क्विकली लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो जो मीनिंग बदल दे किसी मीनिंग वर्ड में लग करके पीछे की तरफ लास्ट में लगे, उसे ही हम सुफिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये आपको बताना है। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो है एक लिसनिंग एक्टिविटी होती है। एक्टिव लिसनिंग को हम बोल सकते हैं इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फुली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज बीइंग सेड रेदर देन द जस्ट पेसिवली हियरिंग। मतलब जो स्पीकर जो आपको कुछ बोल रहा है, सामने वाला जो वक्ता है आपको कुछ बोल रहा है, तो आप उसकी मीनिंग को समझेंगे, ना कि आप जो है केवल सुनेंगे। ठीक है, उसे ही एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। ये जो है क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है हमारे लिसनिंग एक्टिविटी को मजबूत करने के लिए। ठीक है ना, और कम्युनिकेशन बेटर बनाता है हमारा। डिफाइन होमोफोन्स, गिव वन पेयर एज एन एग्जाम्पल। होमोफोन्स क्या होते हैं? तो होमोफोन्स जो है वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड करते हैं सेम। मतलब जब बोलेंगे ना हम उसको तो साउंड तो सेम करेंगे, लेकिन उसका जो स्पेलिंग होगा, जो स्पेलिंग होगा और मीनिंग होगा, वो दोनों ही अंतर होगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, साउंड जो उसका वो बोलने पर साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो साउंड करेगा सेम, सेम साउंड होता है इसमें। ठीक है, और जो चीज़ अलग होती है वो क्या होती है, इसकी जो स्पेलिंग है और मीनिंग है वो दोनों ही अंतर मिलेगा। इसमें जो है मीनिंग, जो उसका मतलब निकलेगा, और जो स्पेलिंग है, ये दोनों ही आपको अलग मिलेंगे। मतलब ये सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट होंगे। ये चीज़ डिफरेंट मिलेगी आपको और साउंड जो है आपको सेम मिलेगा। जैसे कि सपोज करो मैं एग्जांपल दे दूं होमोफोन्स का, तो उसको बोलते हैं हम SEE। सी का मतलब क्या होता है, सभी बोलेंगे सी हैं, और एक और सी लिखता हूँ SEA, ये भी सी है। इसको भी आप सी बोल रहे हो, इसको भी आप सी बोल रहे हो, यानी कि साउंड दोनों का सेम निकल रहा है। इसको भी मैं सी बोल रहा हूँ, इसको भी मैं सी बोल रहा हूँ, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग निकलेगा। ये सी मतलब देखना होता है, ICU है, और ये सी मतलब होता है समुद्र, ये होता है समुद्र। ठीक है, ऊपर से स्पेलिंग भी अलग अलग है, यहाँ पर SEE है और यहाँ पे SEA है। तो ये सब चीज़ें जो होती है इसी को बोलते हैं हम होमोफोन्स। ठीक है ना, इसके अलावा जो है एक और आपको एग्जांपल दूँ तो एक होता है आई, जिसको हम इस तरह से कैपिटल में आई लिखते हैं, और स्मॉल में लिखें तो केवल ये आई लिखते हैं। और एक होता है आई, EYE। अब देखो ये भी आई होता है, मतलब कोई भी आप एक आई ले लो, छोड़ दो स्मॉल वाला आई ले लो। आई मतलब होता है मैं। ठीक है, मैं लिखते हो ना आई, आई मतलब आपको, आप खुद बोलते हो ना आई, तो आई मतलब मैं, और ये आई मतलब होता है आँख, ये होता है आँख। तो यहाँ पर देखो साउंड जो है दोनों का सेम हुआ, इसको भी आई बोलूँगा, इसको भी आई बोलूँगा, लेकिन मीनिंग दोनों का अंतर निकल गया, स्पेलिंग दोनों की अंतर निकल गई। इसे ही बोला जाता है होमोफोन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया व्हाट इज द वर्ड मेथड इन टीचिंग रीडिंग। तो वर्ड मेथड क्या होता है, तो ये जो वर्ड मेथड होता है ये फोकस करता है स्टूडेंट्स के टीचिंग में कि एक वर्ड जो होता है वो सिंगल यूनिट में कैसे जो है लड़का
या बच्चा जो है वो सीख सकता है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट। जो आपके हेड राइटिंग होती है वो किस तरह से ख़राब हो सकती है, कोई भी आपको 2 रीजंस बताने हैं। तो कौन कौन से रीजंस आप बता सकते हो, तो आप बोल सकते हो एक तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि आपका क्या हो सकता है स्लांटिंग, मतलब आपका जो हाँ ये जो वर्ड्स है, ये जो हैंड राइटिंग कर रहे हो वो हैंड राइटिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हो, मतलब कि तरीके से वो नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं आपका बैड पोस्चर है। पोस्चर है, ठीक है। बैड पोस्चर यानी बैठने का आपका तरीका गलत है, इस वजह से जो है आपका हैंड राइटिंग डिफेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो है पेन आप गलत तरीके से पकड़ते हो, होल्डिंग द पेन, पेन रॉन्गली, ठीक है। तो ये भी आपका हो सकता है। इसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया है ब्रीफली एक्सप्लेन स्कैनिंग एज ए रीडिंग टेक्निक। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, तो स्कैनिंग जो है ना ये एक छोटा सा रीडिंग टेक्निक होता है, ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए होता है। स्कैनिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालोगे, ठीक है। स्कैनिंग जो है फॉर, स्कैनिंग किस लिए किया जाता है, फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे आपके पास बहुत सारी एक रजिस्टर दे दिया उसमें बहुत कुछ लिखा है, तो उसमें से आपको एक डेट निकालनी है, तो आप एक डेट जो है आप सीधा सीधा डेट निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। उसके अलावा जो है आप किसी का नाम ढूंढ रहे हैं, आपको एक रजिस्टर दिया गया है उसमें बहुत सारे बच्चों के नाम है और उसमें स्पेसिफिक एक इन्फॉर्मेशन निकालना है, किसी का नेम निकालना है, तो जो है ये भी आपका स्कैनिंग कहलाएगा। मतलब पढ़ना नहीं है, केवल छांट आंखों को घुमाते हुए ले जाना है और उस नाम को सर्च कर लेना है। पढ़ना नहीं है, बस डेट को ढूंढना है और सर्च कर देना है। इसी तरह से आप एक कोई नंबर है उसको भी आप सर्च करते हैं तो भी वो स्कैनिंग कहलाता है। स्कैन करना मतलब आप केवल नज़रों से अपने स्कैन करेंगे तो उसी को स्कैनिंग कहा जाता है। स्कीमिंग जो है वो अलग चीज़ है। इसके बाद जो है व्हाट इज़ ए प्रीफिक्स। अभी मैंने आपको सुफिक्स बताया था, तो सुफिक्स जो होता है ना उसी का जस्ट अपोजिट जो है ये प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, एक लेटर हो सकता है या लेटर का ग्रुप हो सकता है जो बिगिनिंग में एक वर्ड के लगता है जो उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई आपका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हैप्पी है, एक हैप्पी वर्ड है, अगर इसमें मैं कोई वर्ड एक लगा दूं जैसे कि मैं अन लगा दूं तो अनहैप्पी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यू एन लगा है इसे ही हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, प्री मतलब होता है आगे, पहले, तो पहले लगाएंगे तो वो वर्ड मीनिंग चेंज कर देगा, हैप्पी को अनहैप्पी कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जिन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। एक्सप्लेन प्रिंट स्क्रिप्ट इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो कोई भी दो दो तरह के मतलब आप जो है वर्ड में जो है आप बता सकते हैं कि आपका प्रिंट स्क्रिप्ट क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं प्रिंट स्क्रिप्ट क्या होता है, लेटर्स ऑफ ए वर्ड जो है ये जॉइंट टुगेदर होते हैं। प्रिंट स्क्रिप्ट आपने देखा होगा उसमें जो है एक साथ में जॉइंट होते हैं जो भी लेटर्स होते हैं, और ये कॉमनली फाउंड किया जाता है जो बुक्स होती है ना उसमें, ठीक है ना। वो बुकिंग प्रिंटेड मटेरियल होते हैं ना बुक में, उसमें जैसे इस प्रिंटिंग स्क्रिप्ट कैसे होता है जिसमें मतलब जो प्रिंट स्क्रिप्ट होता है उसको बोलते हैं हम, इसमें वर्ड्स सॉरी जिसमें वर्ड्स जॉइंट नहीं होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये प्रिंट किया हुआ है, प्रिंटिंग के लिए बनाया गया, तो इसमें वर्ड्स देखोगे आप जॉइंट नहीं होता है, इसी को प्रिंट स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो ये सारे के सारे जितने भी आप चीज़ें देख रहे हो इसमें कोई भी वर्ड आपस में मिक्स नहीं है, इसी को हम जो है प्रिंट स्क्रिप्ट बोलते हैं। एक कर्सिव होता है, कर्सिव राइटिंग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है हम लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ तो ये कॉमन लिख दिया, तो ये सारे के सारे मिक्स जो हैं ये मैंने ये जो किया है ये आपका कर्सिव हो गया। और प्रिंट स्क्रिप्ट जो है इसमें एक भी वर्ड एक भी लेटर जो है आपस में मिक्स नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं प्रिंट स्क्रिप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर।
एक जो है आधिकारिक पत्र होता है या औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस आप किस तरह से बता सकते हो भाई? एक तो जो फॉर्मल लेटर होता है ना, वो किसी ऑफिशियल पर, ये जो फॉर्मल लेटर होता है ये ऑफिशियल पर्पज के लिए लिखा जाता है। ये ऑफिशियल लेटर होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर जो है ये फैमिली या फ्रेंड्स को लिखा जाता है। ठीक है, ये फैमिली या फ्रेंड्स को लिखा जाएगा इनफॉर्मल। और जो फॉर्मल लेटर होता है वो ऑफिशियल होता है। ठीक है, ऑफिशियल होता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दूसरा आप जो है इसमें डिफरेंस क्या बता सकते हैं? तो आप जो है इसमें हम बोल सकते हैं कि फॉर्मल लेटर्स जो है ना, वो क्या होता है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसका लैंग्वेज जो होता है ये प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ की जाती है इसमें। और इसमें आपका जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो है इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, कैजुअल होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो कैजुअल राइटिंग में होते हैं। ये कैजुअल तरीके से लिखा जाता है। तो दो डिफरेंस इस तरह से आप बता सकते हैं। वाई इज़ इंग्लिश कंसिडर्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा चुका हूँ, नोट्स में भी मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड ओरल रीडिंग? ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नोट्स में आप पढ़ सकते हैं इसको। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन साइलेंट एंड लाउड रीडिंग, दोनों ही बता रखे हैं मैंने नोट्स में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 7 days लीव अटेंडिंग योर सिबलिंग और कजिन्स मैरिज। जो भी आपके रिश्तेदार, जो कज़न हैं, चाची के भाई हैं, वो चाचा चाची के बेटे हैं, यानी कि आपके भाई लगेंगे, तो उनके मैरिज को अटेंड करने के लिए 7 days की लीव के लिए जो आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ रिटार्डेशन यानी स्लो प्रोग्रेस इन रीडिंग इंग्लिश अमोंग द स्टूडेंट्स? इसका मेन रीज़न क्या होता है? तो इसका भी मैंने आंसर दिया हुआ है, नोट्स में सब अवेलेबल हैं, और नोट्स जो आप ले सकते हैं इस तरह से। और डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन की क्या आवश्यकता है ये बता सकते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? ठीक है, एनी टू इसके प्राइमरी एम क्या होते हैं वो आपको बताना है। और आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप नोट्स अगर अभी तक नहीं लिए हैं आपने, तो नोट्स लेकर के आप अभी स्टार्ट कर दे, तो भी आपके पास समय बहुत है। अगर आप 10 से 15 दिन में भी अगर नोट्स को कम्प्लीटली 3 to 4 times पढ़ लेते हैं, तो आपका 85 to 90% जो है स्कोर आसानी से हो जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखा, समझा, और इस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।